So let's discuss the question answers given on page 34 जो textual questions हैं. First question है multiple choice question. A solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. एक solution का जो pH हमें ढूंढना है वो actually red to blue litmus paper में change हो जाता है. तो आपको options दिए गए हैं pH के 1, 4, 5 और 10. अब ये याद रखिए कि जब हमें रेड टू ब्लू मिलता है, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो वो बेसिक सॉल्यूशन में ही होता है. तो हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से 3 एसिड हैं, क्योंकि उनमें एक pH 1 है, एक pH 4 है, एक pH 5 है. सारा 0 to 7 के रेंज में आ जाता है जो एसिडिक होता है. एक ही pH है जो 10, जो 7 और 14 के बीच में आता है, जो बेसिक होता है. सो हम कह सकते हैं इसका आंसर है 10, बिकॉज 10 is base and it is a pH showing a base. और ये जो 10 है वो बेस सॉल्यूशन होने के अलावा ये रेड लिटमस को चेंज करता है ब्लू में. क्वेश्चन 2, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद द क्रश्ड एग शेल्स. एग शेल्स, अंडे के जो शेल्स होते हैं उससे एक सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाया जाए तो वो एक गैस बनाता है जो लाइम वाटर मिल्की बना देता है. इसका मतलब एक सॉल्यूशन लिया, उसको एक क्रस्ट जो हम चूरा बनाते हैं किस चीज़ का, बॉइल्ड एग का जो कवर होता है, शेल होता है, उसका हमने चूरा बनाया, उसके साथ एक सॉल्यूशन को मिक्स किया. ओके, उसमें एक गैस निकली जो गैस लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है या वाइट सॉल्यूशन बना देती है उसका. तो ये सॉल्यूशन क्या है? अब आपको तो मालूम है कि एग शेल, जो एग का शेल होता है, ऊपर का कवरिंग होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं अगर किसी सॉल्यूशन से रिएक्ट करूँगी तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बननी है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्पेशलिटी होता है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो अगर मैं बोलूँ कि ये सॉल्यूशन क्या है तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं. NaCl, HCl, LiCl, KCl. इनमें से एसिड एक ही है, बाकी सब कंपाउंड है. तो ये सब इसका एसिड भी कंपाउंड है, लेकिन इनमें से एसिड एक ही है HCl. और जब मैं CaCO3 टेक्निक कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराऊंगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज HCl. Question number 3, if 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. मतलब NaOH that is base का solution हमने 10 ml लिया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml एसिड लगा. मतलब बेस था 10 ml, एसिड जो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा वो 8 ml था. ठीक है. If we take 20 ml of same solution of NaOH, अगर मैं 10 ml की जगह 20 ml NaOH लेती हूँ तो मुझे HCl कितना लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने में? बहुत सिंपल है. उन्होंने पहले बोला है HCl एंड NaOH. ठीक है, NaOH पहले उन्होंने 10 ml लिया तो उनको HCl लगा 8 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो जब सेकेंड टाइम उन्होंने NaOH को 20 ml लिया तो HCl कितना हमको लगेगा? बहुत इजी है. अगर हम इनको बोलें कि यहाँ 10 लगा तो यहाँ 8 लगा, यहाँ 20 लगा, तो हमको यहाँ पर डबल कर देना है, 16 ml लगेगा. तो क्या हमारा ये आंसर ऑप्शंस में है? 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml. करेक्ट. सो ऐसे हमें पता लगाना है. अगर हम NaOH 10 ml ले रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml HCl की ज़रूरत है. तो अगर मैं डबल करूँ तो HCl भी डबल अमाउंट में हो जाता है. क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. जब हमारा पेट गड़बड़ होता है, खराब होता है, हमें गैस एसिडिटी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो हमें कौन सा टाइप का मेडिसिन दिया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक. तो बाकी सब हैं ये अलग अलग टाइप के. एंटीबायोटिक जनरली हमारे इन्फेक्शन होता है, हमें
तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है जिससे बैक्टीरिया मर जाए। एनाल्जेसिक, कोई हमारे बॉडी में बहुत पेन है तो पेन किलर देते हैं, वो एनाल्जेसिक होता है। एंटीसेप्टिक, मतलब हमें कोई वुंड हुआ है, हमको चोट लगी है तो हम ऊपर से एंटीसेप्टिक लगाते हैं जिससे कोई भी जर्म्स अंदर न जाए और मर जाए। तो बचा एंटाएसिड। एंटाएसिड तब हम लेते हैं जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटाएसिड मतलब बेस की ज़रूरत होती है। तो करेक्ट आंसर है एंटाएसिड। सो टेक्सचुअल एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इट रिएक्ट्स विद जिंक, मतलब जिंक के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। ये पहले तो आपके रिएक्टेंट्स लिखना पड़ता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट है वो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करा रही है। अब हमें समझना है कि आगे क्या होगा। तो इट फॉर्म्स ZnSO4, एक सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2 बनाएगा, बिकॉज कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाता है। सो ये देख लेते हैं हम बैलेंस है कि नहीं। H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है, SO4 है, SO4 है, Zn 1 है, Zn 1 है, दैट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। दूसरा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अभी यहाँ पर दूसरा मेटल लिया है H2SO4 प्लस मैग्नीशियम, तो यहाँ बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। ये भी सिंपल है, ये भी दिखाया है कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स। तीसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो तीसरा हम लिखते बताते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो जब हम यहाँ पाउडर ग्रैन्यूल्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ सिंबल लिखना है, यहाँ पर उनका फॉर्मूला सिंबल सेम है। तो अब यहाँ क्या बना रहा है, Al2SO4 थ्राइस प्लस H2। एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है जिसका फॉर्मूला ही अलग है, Al2SO4 थ्राइस। Al का वैलेंसी 3 है, SO4 का वैलेंसी 2 है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ये हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चौथा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयन फाइलिंग्स। आयन क्या होता है, Fe। सो Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, FeCl2 प्लस H2। तो ये हुए चारों रिएक्शंस जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे गए हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंसेस दिया गया है, आपको वो सेंटेंसेस को वर्ड बाय वर्ड समझना है और उसको रिएक्शंस में लिखना है। तो पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो आपके 50% मार्क्स काट लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Compounds such as alcohols and glucose also contains hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. और ये बोला गया है कि alcohol C2H5OH. What is the formula of alcohol? C2H5OH. Acetic acid. Now this is the alcohol which, और ये कहा गया है कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का है C6H12O6। ये है अल्कोहल, ये है ग्लूकोज। इनमें भी हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये एसिड्स क्यों नहीं कहलाते? ये इसलिए नहीं कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो H है इट डजंट कम आउट एज पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के रूप में वो अलग नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर्स नहीं कहलाए जाते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये एक्चुअली इसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, एक बीकर लेके उसमें 2 कार्बन रॉड्स डाल के हम उसको कनेक्शन दे सकते हैं एक बल्ब पे। अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया
तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर हमने ग्लूकोज लिया यहाँ पर फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पानी में डाल रही हूँ अल्कोहल, पानी में डाल रही हूँ ग्लूकोज और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही हूँ तो भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रूव करता है कि हाइड्रोजन आयन इज नॉट सेपरेटेड, और हाइड्रोजन आयन को अलग से सेपरेशन नहीं हुआ है, डिसोसिएट नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको एसिड के रूप में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा कहा जाता है डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द आयंस। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो कंडक्ट करेगा कैसे? क्योंकि कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने के लिए कुछ तो आयंस की ज़रूरत है, कोई सॉल्ट की ज़रूरत है, कोई इम्प्योरिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है। लेकिन वही बात अगर मैं रेन वाटर के बारे में कहूँ तो रेन वाटर में एक्चुअली पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मिक्स होके आ जाते हैं। कौन से पोल्यूटेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ना, जो नाइट्रेट्स, ये जो हैं हवा में हैं एज पोल्यूटेंट्स, और जब पानी गिरता है तो ये पानी से रिएक्ट करते हैं और वो एसिडिक बना देते हैं। तो आपको मालूम है कि एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में भी हों लेकिन वो एसिड तो रहेंगे पानी में, इसलिए रेन वाटर वो एसिड्स के द्वारा कंडक्ट कर सकता है आराम से इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट इज़ वाई डिस्टिल वाटर में कोई आयंस नहीं है, कोई सॉल्ट्स नहीं है जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सके, लेकिन रेन वाटर में एसिड की मात्रा होती है, इसीलिए रेन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Question 8. Why do acids not show acidic behavior in absence of water? जब पानी नहीं है तो ये जो एसिड्स हैं वो एसिड कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं दिखाते हैं? आपने अगर ध्यान दिया है तो जब मैंने पढ़ाया था तो ये जो हाइड्रोजन आयन खुद स्टेबल नहीं रहता है, हाइड्रोजन आयन का खुद एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइड्रोजन आयन का एग्जिस्टेंस तभी समझ में आता है जब ये हाइड्रोजन आयन्स रिएक्ट करते हैं वाटर से और ये बनाते हैं H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ही हमको हाइड्रोजन का महत्व समझ में आता है, क्योंकि तभी हाइड्रोजन आयंस दिखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते समय या कुछ और एसिड क्वालिटीज दिखाने के लिए। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हाइड्रोजन का खुद का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट, एंड दैट इज व्हाई इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हमको एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 solutions A, B, C, D, E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, 6। आपके पास 5 हैं, A, B, C, D and E, ऐसे 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं और उनके pH बताए गए हैं। इसका pH बताया है 4, इसका बताया है 1, इसका बताया है 11, इसका बताया है 7 एंड इसका बताया है 9। ठीक है, अब ये आपको 5 सॉल्यूशंस दिए हैं, आपके ये pH हैं, ये हैं pH, ये हैं सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चंस देखिए, विच वन इज न्यूट्रल। अब आपको न्यूट्रल समझना है कि न्यूट्रल कौन सा है। तो अगर आप pH स्केल को आंखों के सामने लाएंगे तो आपको याद रहेगा कि न्यूट्रल 7 पे होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज न्यूट्रल। So solution D is neutral. Which is strongly alkaline? Strongly alkaline. अगर आप pH स्केल को याद करें तो 0 to 14 तक, 7 to 14 तक मैं जाती जाऊं तो मैक्सिमम आपको स्पेसिसिटी एंड में दिखेगी। तो which is strongly alkaline, तो इनमें से आपको सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा दिखता है? 11। तो ये हो गया strongly alkaline, सबसे ज़्यादा इन सब में ये हो गया स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन है विच इज स्ट्रांगली एसिडिक। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक पीएच स्केल में लेफ्ट साइड में होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा है, नंबर 1। तो ये हो गया स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज वीकली एसिडिक। 0 to 7 के बीच में एसिड रहता है, जितना आप पास 0 के जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना दूर जाएंगे 0 से उतना वीक एसिड। सो अब इसमें आप देख लीजिए 4 एसिड है, 1 एसिड है, बाकी तो कोई एसिड नहीं है। तो ये जो स्ट्रांगली एसिड हो गया, तो 4 को हम कह सकते हैं वीक एसिड, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम 0, इट इज टूवर्ड्स 7। और लास्ट है विच इज वीकली एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेस। अब इनमें कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रांगली एल्कलाइन हो गया, तो ये बचा, ये है वीकली एल्कलाइन और वीक एल्कलाइन। सो 9 हो गया वीक एल्कलाइन। अब इसका सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयन और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन। तो आपको याद होगा कि पीएच स्केल जो ऐसी रहती है, सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन राइट में रहेगा और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट में रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे करना है कम से ज़्यादा में। हाइड्रोजन आयन की मात्रा जहाँ कम है वहाँ से शुरुआत करनी है, तो मुझे ये बनाना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सी है, हाइड्रोजन आयन सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे बड़ा नंबर 11, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर 9, जिसमें हाइड्रोजन आयन इंक्रीजिंग करना है ना हमको, तो सबसे 11 में कम रहेगा, फिर 9 में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर 7 में थोड़ा उससे ज़्यादा रहेगा, फिर 4 में उससे ज़्यादा रहेगा और सबसे ज़्यादा 1 में आएगा। तो हम अगर पीएच के स्टाइल से करें तो पीएच हमने ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगर मैं कहूँ सॉल्यूशन के नाम से करिए, तो अब 11 कौन सा था, 11 था C, ठीक है। फिर 9 था E, 7 था D, सो 4 था A और B था 1। सो ये हुआ आपके आंसर। अगर आपको पीएच स्केल आती है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। 2 मैग्नीशियम रिबन लिए, दोनों के लेंथ एक जैसी ली, 2 टेस्ट ट्यूब में डाले A और B में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू A but acetic acid is added to B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? So आपको क्वेश्चन दिया है 10th one, 2 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। दोनों में मैग्नीशियम रिबन की एक ही लेंथ की मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। एक में जो सॉल्यूशन डाला है वो है HCl और दूसरे में जो सॉल्यूशन डाला है वो है एसिटिक एसिड। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। 2 टेस्ट ट्यूब्स A एंड B, दोनों में इक्वल लेंथ की मैग्नीशियम रिबन डाली गई है। एक में A में डाला गया है HCl दैट इज द एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे में डाला है एसिटिक एसिड दैट इज अ वीक एसिड। ये आपका क्वेश्चन का सेटअप है। क्वेश्चन क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर मोर विगरसली। सबसे ज़्यादा फिजिंग या बबल्स जो बनते हैं फटाफट, वो सबसे ज़्यादा किस में दिखेंगे आपको। सो आप देखेंगे कि फिजिंग ऑकर्स मोर इन HCl वेयर HCl इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम रिबन। तो ये है मैग्नीशियम रिबन। सो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन्स रिएक्ट विद HCl फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन है वो बहुत सारे बबल्स बनाएगा और बहुत सारे गैस निकलेगी। ये होता है क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली। एसिडिक एसिड इज़ अ वेरी वीक एसिड
द अमाउंट ऑफ फिजिंग इज वेरी लेस। फिजिंग क्या होता है, बहुत सारा जो बबल्स निकलता है उसको कहते हैं फिजिंग। और फिजिंग कब कम होगा, जब वीक एसिड होगा। कब ज़्यादा होगा, जब एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सिंस HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, फिजिंग इज मोर इन टेस्ट ट्यूब A। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, सो फिजिंग इज लेस इन टेस्ट ट्यूब A। Pebbles Live